नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी एक श्रृंखला चल रही है शून्य से शिखर तक, जहां हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को पढ़ते चले आ रहे हैं। वहां हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं, यानी कि जो वीडियो हमने अभी तक आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं वह वीडियो देखकर आप ज्योतिष शास्त्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को क्रम से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे और हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी वहां भी और आज के वीडियो में भी यदि आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो हमेशा की तरह आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज का वीडियो जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास में इतना समय नहीं होता है कि हम इस प्रकार के विषयों पर अपना समय दे सकें, क्योंकि हम अपने अध्ययन में, आप लोगों की कुंडलियों के अध्ययन में इतने व्यस्त होते हैं कि हम इस प्रकार के विषयों को बहुत अधिक महत्व नहीं दे पाते, क्योंकि जो हो रहा है संसार में वह होना ही है। हम तारीखों को जानकर कर क्या लेंगे? जो हमारे हाथ में नहीं, हम उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। हमारे कई दर्शकों ने हमसे अनुरोध किया तो हमने इस विषय पर अपने विचार देना उचित समझा, और वह भी तब जब दर्शकों ने हमारे पास में कुछ लिंक भेजे और हमने उन प्रेडिक्शंस को देखा, देख के मन आहत हुआ। हमारे देश के बड़े बड़े ज्योतिषी जो YouTube पर अपना ज्योतिष ज्ञान लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इस प्रकार के गंभीर विषयों पर वह जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं वह निराधार क्यों है? क्यों वह सभी गोचरों को ध्यान में रखते हुए किसी भविष्यवाणी को नहीं करते हैं? अपने वीडियोस में एक तड़कता भड़कता टाइटल डालकर क्यों वो आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहता, लेकिन मेरा सोचना यह है कि केवल वीडियो में तड़कता भड़कता एक टाइटल डालकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके एक मिथ्या ज्ञान उन तक पहुंचाना, उनके मन को भ्रमित करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज का हमारा विषय जो है वह रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उस युद्ध का ज्योतिष आकलन करना है। हम संपूर्ण घटनाक्रम को ज्योतिष आकलन की दृष्टि से ही देखेंगे, गोचरों की दृष्टि से देखेंगे कि किस प्रकार गोचर इस प्रकार की स्थितियां पैदा करते हैं और पैदा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन गोचरों का प्रभाव कब तक है और कब तक इस युद्ध से राहत मिलने की संभावनाएं हैं। हम बहुत अधिक अध्ययन इसके अंदर कर चुके हैं और उस अध्ययन के पश्चात हम आपके सामने कुछ घटनाक्रम रख रहे हैं, साथ ही साथ जो गोचर इस घटनाक्रम को बढ़ावा देते हैं वह रख रहे हैं। आप ग्रहों के बारे में सभी जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस प्रकार के क्रियाएं करता है, और पिछले दिनों में शनि का गोचर जो मकर राशि में चल रहा है उसने किस प्रकार की विपदाएं पूरे विश्व को दी हैं। यदि आप महामारी से संबंधित हमारे प्रेडिक्शन को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके यहां से उस वीडियो तक जा सकते हैं, उस श्रृंखला तक जा सकते हैं और वहां महामारी से संबंधित जो हमने प्रेडिक्शन की थी वह आप देख सकते हैं। उसमें हमने जो कहा था वह अक्षरतः सत्य हो रहा, क्योंकि बिना अध्ययन के किसी बात को कहना
हमारी फितरत में नहीं है। चलिए आज हम विषय पे आते हैं और विषय को हम कुछ यूं समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबसे पहले यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जनवरी 2021 की यदि बात करें तो यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की थी। यहां हम किसी गोचर की चर्चा नहीं करेंगे, हम किसी घटनाक्रम को विशेष गोचरों तक लेकर आएंगे और वहां इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार युद्ध प्रारंभ हुआ, तो वह कौन सी व्यवस्थाएं थी जो युद्ध करवा रही थी। तो सबसे पहले इस घटनाक्रम को आप शनि की दृष्टि से ही देख लें कि शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है 24 जनवरी 2020 से। तो वहां हम शनि की दृष्टि से हम इन घटनाक्रमों को समझ लेते हैं। घटनाक्रम आप यहां देख रहे हैं। तो जनवरी 2021 में यूक्रेन ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, अपील की नाटो देशों में शामिल होने के लिए। उसके बाद अक्टूबर 2021 में यूक्रेन ने TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया, जहां रशिया नाराज हो गया। यह अक्टूबर 21 की घटना है और यहां हम एक विशेष ग्रह के गोचर की बात भी करते हैं। यहां पर मकर राशि में प्लूटो का गोचर होता है। वैदिक ज्योतिष में प्लूटो को हम ज्यादा नहीं देखते हैं क्योंकि इनके गोचर बहुत लंबे लंबे होते हैं। यह 21 साल का गोचर करने वाला ग्रह है और विश्व में होने वाली बड़ी घटनाओं में इसका मुख्य योगदान देखा गया है। इसलिए हम यहां पर प्लूटो को भी गोचर के रूप में लेंगे क्योंकि प्लूटो के बारे में यह कहा जा सकता है कि यदि यह किसी विध्वंसक ग्रह के साथ मिलकर बहुत ही क्लोज युति बनाता है, जिसको हम क्लोज कंजंक्शन कहते हैं, तो यह उसके अनुसार उसकी विध्वंसकता को बढ़ा देता है। मकर राशि में शनि पहले से ही मौजूद है और यहां पर 31 अक्टूबर को प्लूटो का गोचर शनि की जो क्रूरताएं हैं उनको बढ़ाता है। शनि जनता का कारक है, तो जनता के ऊपर मानसिक दबाव यहां वो बढ़ा रहा है। हम विश्व स्तर की बात कर रहे हैं। विश्व में लगभग सभी देशों में इस प्रकार की स्थितियां देखी जा सकती हैं जहां मानसिक दबाव को हम महत्व दे रहे हैं। तत्पश्चात हम आते हैं नवंबर 2021। नवंबर 2021 में रूस यूक्रेन की सीमाओं पर अपने सैनिकों की तैनाती करता है। अब यहां से युद्ध की भूमिकाएं प्रारंभ हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं 2022 में। 2022 में 10 जनवरी को जब यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव चल रहा था, तब यूएस और रूस के जो राजनयिकों की वार्ता हुई वह विफल हो गई, यानी उसका कोई हल नहीं निकला। फिर हम आते हैं 14 जनवरी। 14 जनवरी को यूक्रेन पर साइबर हमले की धमकी दी जाती है, आप चेतावनी भी कह सकते हैं। फिर 17 जनवरी को रूस की सेना बेलारूस पहुंचना शुरू हो जाती है। यहां से आप समझ सकते हैं। 24 जनवरी को नाटो ने सेना को स्टैंड बाई कर दिया, यानी नाटो ने अपनी सेना को स्टैंड बाई कर दिया यूक्रेन की सहायता के लिए। फिर 28 जनवरी का घटना अगर देखें तो पुतिन ने कहा कि रूस की जो मुख्य मांग थी सुरक्षा की, वह स्वीकार नहीं की गई। ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ जहां रूस ने कुछ इस प्रकार की डिमांड रखी थी, वह स्वीकार नहीं हुई और यूएस ने अपने 3000 अतिरिक्त सैनिक पोलैंड, रोमानिया में भेज दिए हैं, ऐसा यूएस ने कहा। यानी कि यहां पर आग में घी वाली बातें हो रही हैं। अब हम आते हैं फरवरी के घटनाक्रम में। जब हम फरवरी के घटनाक्रम की बात करते हैं तो यूएस ने ऐसा कहा कि उसने अपने 3000 सैनिक पोलैंड और रोमानिया भेज दिए हैं। यह 2 फरवरी की बात है। 4 फरवरी को पुतिन को चीन का समर्थन मिलता है और यहां चीन यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का विरोध भी जताता है कि उसको
यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं 7 फरवरी की। यहां अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए अमेरिकी लोग जो कि यूक्रेन में हैं उन्हें वहां से बाहर आ जाना चाहिए, यानी कि उन्हें यूक्रेन छोड़ने के लिए सलाह दी गई। फिर हम आते हैं 15 फरवरी पर। 15 फरवरी पर रूस यह कहता है कि उसकी सेना वापस लौट रही है। अब लौटी नहीं लौटी, यह समझने वाली बात है। 18 फरवरी को यूएस राजदूत ने कहा कि यूक्रेन सीमा पर रूस सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। 21 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों लुहांस्क और डोनेत्स्क को मान्यता दी। अब यहां से हम आते हैं 24 फरवरी। 24 फरवरी को मंगल का मकर राशि में प्रवेश होता है, यानी अब 3 विध्वंसक ग्रह, प्लूटो तो विध्वंसक ग्रहों की इंटेंसिटी बढ़ा ही रहा है और मंगल भी यहां पर उपस्थित हो जाता है। अब प्लूटो और मंगल दोनों ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत यहां पर आ चुके हैं 24 फरवरी को, और रूस ने यूक्रेन पर सेना ऑपरेशन का ऐलान किया और यह जंग प्रारंभ हो गई। और वह जंग आज 9 तारीख तक लगातार जारी है। क्या यह आगे जारी रहेगी? हम अब इस घटनाक्रम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हमने अभी सिर्फ 3 ग्रहों के गोचर को यहां पर इस प्रकार से समझा है। इन्हीं ग्रहों के गोचर से हम आगे आने वाली घटनाओं को समझेंगे और वहां किस प्रकार से और कब इस पूरे युद्ध से राहत प्राप्त हो सकती है वह समझने की कोशिश करेंगे। शनि का गोचर 24 जनवरी 2020 को मकर राशि के अंतर्गत हुआ था। अब यहां अगर हम यूक्रेन की कुंडली को समझें तो धनु लग्न है और मकर राशि है। तो जब हम किसी गोचर को देखते हैं तो हम चंद्र कुंडली बनाते हैं। चंद्र कुंडली यानी कि चंद्र को हम लग्न मान के बात करते हैं। जब चंद्र लग्न बन जाता है, यानी चंद्र राशि जब लग्न बन जाती है, तो यहां जो शनि का गोचर है वह यूक्रेन के लग्न में यानी चंद्र राशि में ही हो रहा है। और प्रथम भाव से गोचर यदि शनि का हो रहा है तो यह किसी भी हिसाब से सही नहीं है, यह नुकसानदायक है। और यहां हम यूक्रेन की कुंडली में इस चीज को समझ सकते हैं। अब यूएसएसआर की कुंडली हमारे पास में उपलब्ध नहीं हुई, इसलिए हम उसे बहुत अधिक महत्व नहीं देंगे। हम यहां एक ही कुंडली से कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शनि का गोचर इसके अंदर पहले से ही चल रहा है, यानी कि प्रथम भाव में। अब यहां 31 अक्टूबर को प्लूटो भी आके शामिल हो जाता है प्रथम भाव में। किसी भी कुंडली में, किसी भी देश की कुंडली में प्रथम भाव देश का होता है, उसकी स्थानीयता का होता है, उसके राज्य का होता है। तो यहां राज्य में इस वक्त शनि चल रहा है और शनि के अंदर 31 अक्टूबर को प्लूटो सम्मिलित हो जाता है। तो यह शनि की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, यानी परेशानियां इसने 31 अक्टूबर के बाद में बढ़ानी शुरू कर दी। तत्पश्चात 24 फरवरी को यहां मंगल का प्रवेश होता है। जब रूस ने हमला किया, रूस के हमले के बाद आगे जब बातें बढ़ती हैं तो यह हमले तीव्र होते हैं। उसी समय पर 27 फरवरी को यहां पर शुक्र और चंद्र भी आ जाते हैं। अब शुक्र और चंद्र जब यहां आते हैं तो आप इस बात को यहां इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहां ग्रहों की पंचायत बन गई। और हमने पहले भी इस बात को समझा है कि जब ग्रहों की पंचायत बनती है तो बहुत ही विशेष घटनाओं की सूचक होती है, और वह भी तब जब शनि, मंगल और उसके साथ में प्लूटो जैसा एक ग्रह शामिल हो जाता है। अब हम यहां इस बात को समझेंगे कि मंगल जब शनि के साथ आता है तो वहां से वह चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डाल रहा है,
यानी भूमि के स्थान पर दृष्टि डाल रहा है और सारी लड़ाई भूमि की है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब दो ग्रहों की युति होती है तो उनकी दृष्टियां भी समान हो जाती हैं, ऐसा कहीं कहीं माना जाता है। और अगर हम उस हिसाब से देखें तो यहां शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर, मंगल की चौथी दृष्टि भूमि भाव पर, और इन तीनों ग्रहों की यानी प्लूटो, मंगल, शनि, हम यहां शुक्र और चंद्र को बहुत मुख्य रूप से नहीं ले रहे हैं, हम केवल उन्हीं ग्रहों को ले रहे हैं जिनकी यहां पर दृष्टियां इस वक्त युद्ध को बढ़ावा दे रही हैं, युद्ध में और ज्यादा घी डाल रही हैं। तो यहां मंगल की, प्लूटो की और शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव से हम विदेश को देखते हैं, विदेशों के साथ संबंधों को देखते हैं। तो यहां दृष्टि से संबंध खराब हो रहे हैं। फिर हम मंगल की अष्टम दृष्टि देखें तो अष्टम भाव पर, आयु भाव पर, तो एक देश की आयु के ऊपर हमला हो गया। अगर शनि की दृष्टि को देखें तो दशम भाव पर, तो दशम भाव यानी कार्य, व्यवसाय, इन सब क्षेत्रों में हानि, तो वह भी स्पष्ट दिखाई देता है। जब युद्ध होगा तो इन सब चीजों का होना संभव ही नहीं है। अब यहां अगर लग्न के हिसाब से थोड़ा सा देखें तो शनि की वर्तमान दृष्टि मित्रों के घर पर है और शनि मित्रों से अलगाव भी देता है, अकेलापन देता है। तो यहां जो घनिष्ठ मित्र हमें यूक्रेन के दिखाई दे रहे हैं वह सिर्फ बातों के मित्र रह गए, सहायता के लिए वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। दोनों ही बातें हो सकती हैं, या तो परिस्थितियां उन्हें आगे बढ़ने के लिए रोक रही हैं या वो बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि डर भी कोई चीज होती है। तो यहां हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, क्योंकि अब मित्रों की सहायता यहां अभी प्राप्त होना संभव नहीं है। क्योंकि यदि हम चंद्र से देखें तब भी यह सब घर पीड़ित हो रहे हैं, और यदि हम लग्न से देखें तो मित्रों का घर भी पीड़ित हो रहा है, अष्टम तो पीड़ित हो ही रहा है, भूमि भी पीड़ित हो रही है। आप किसी भी दृष्टि से यदि इन गोचरों को देखते हैं तो यहां पर इन सब बातों को भी समझ सकते हैं। अब हम वर्तमान में यदि राहु की स्थिति को देखें तो राहु वर्तमान में यूक्रेन की कुंडली में छठे भाव से गोचर कर रहा है, यानी विवाद के घर से गोचर कर रहा है। तो यह भी स्थिति अच्छी नहीं है। और केतु 12वें भाव में है, 12वें भाव में यानी मोक्ष भाव जिसे कहते हैं, बंधनों का भाव कहते हैं, युद्ध की स्थिति हम देखते हैं। तो वहां से हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि राहु केतु के एक्सेस में यह दोनों घर फंसे हुए, तो विवाद की स्थिति भी आएगी, युद्ध की स्थिति भी आएगी। पड़ोसियों से जो संबंध है उन सबको भी यह असर डालेंगे। तो सबसे पहला पड़ोसी तो रूस ही है, यूक्रेन का, तो वहां से भी आप इस बात को भी समझ पाएंगे। अब हम आने वाले गोचरों की बात करते हैं। मंगल मकर राशि में 7 अप्रैल तक रहेगा, यानी 7 अप्रैल तक मंगल, शनि और प्लूटो इन तीनों का साथ बना रहेगा। 7 अप्रैल के बाद मंगल कुंभ राशि में चला जाएगा, लेकिन वहां प्लूटो से इसका साथ छूटेगा, लेकिन शनि और मंगल दोनों धनिष्ठा नक्षत्र में उपलब्ध रहेंगे। तो यहां नक्षत्र के हिसाब से भी देखें तो यह युति अभी टूटी नहीं है। तो 7 अप्रैल से हम घटनाओं में बदलाव देख सकते हैं। बदलाव में थोड़ी सी नरमी आ सकती है, क्योंकि जब प्लूटो की इंटेंसिटी मंगल से कम हो जाएगी तो थोड़ी सी नरमी दिखाई दे सकती है। यह नरमी विश्व के दबाव के कारण भी हो सकती है या अन्य किसी कारण से भी हो सकती है। स्वयं ही इंसान थक जाता है लड़ लड़ के, तो कई बार यह भी होता है कि रूस की तरफ से ही यह नरमी दिखाई दे, लेकिन यह बहुत अधिक नरमी नहीं है। छुटपुट घटनाएं यहां भी लगातार होती रहेंगी, और छुटपुट घटनाओं का मतलब बिल्कुल छुटपुट से नहीं है। हमले बदस्तूर जारी रहेंगे। यहां पर मित्रों का शामिल होने का भी अंदेशा बन जाता है। अब मित्र परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही रूप से शामिल हो सकते हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि कोई भी देश यूक्रेन की तरफ से फाइट करने के लिए आएगा, लेकिन हां, सहायता उनकी ओर से पूरी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अब जब सहायता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी
तो जाहिर सी बात है कि वह और अधिक अपने आप को शक्तिशाली मानने लगेगा। अभी तो वह लड़ ही रहा है और लड़ाई के लिए हौसला बढ़ जाएगा, तो लड़ाई खत्म नहीं होती है। इसके बाद मंगल गोचर करता करता 16 अप्रैल को धनिष्ठा नक्षत्र से बाहर आ जाएगा। यहां से हम एक विशेष राहत की बात कर पाएंगे, क्योंकि 16 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मंगल और शनि अप्रैल में दूर रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे। तत्पश्चात 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और यह एक बार पुनः अग्नि को प्रज्वलित करेंगे और फिर भीषण नरसंहार की संभावनाएं हैं। लेकिन यहां हम सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं करेंगे। यहां हो सकता है, क्योंकि शनि कुंभ राशि में आया है, यह किसी और देश को भी पीड़ित करना प्रारंभ कर रहा है। वह कोई भी देश हो सकता है। अफगानिस्तान की बात भी हम कर सकते हैं, ताइवान की बात भी हम कर सकते हैं। यहां पर दिशा परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन यह युद्ध की आग है, यह वहां भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। और 17 मई को मंगल कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में चला जाएगा, जहां उसकी मुलाकात गुरु से होगी और वहां गुरु के साथ बैठकर उसकी जो विध्वंसकता है वह कम होती चली जाएगी। लेकिन यहां हम अगर रूस की बात करें तो रूस के अंदर जो हमें इस वक्त तेजी दिखाई दे रही है, जो इस वक्त हमें क्रोध दिखाई दे रहा है, वह क्रोध थोड़ा सा शांत होगा, वह भी सिर्फ दबाव के कारण, लेकिन पूरा खत्म नहीं होगा। यहां हो सकता है कि रूस यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर ले या पूरे यूक्रेन पर ही कब्जा कर ले, क्योंकि यूक्रेन का इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वह बहुत बद से बदतर होने वाली है। यूक्रेन को उठने में एक लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि अगर हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो 21 साल तक यहां इस राशि में रहने वाला है। एक और बड़े ग्रह की बात करेंगे जिसका गोचर बहुत लंबा होता है, वह है यूरेनस। हम जब विश्व स्तर की घटनाओं को देखते हैं, इस प्रकार के घटनाक्रम को देखते हैं, तो वहां हमें यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इनकी स्थिति को भी देख लेना चाहिए। भले ही हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका कहीं भी समावेश नहीं हुआ था, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से यदि हम देखें तो इनका प्रभाव भी मानव जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। तो यूरेनस अप्रैल 17 से यूक्रेन के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा था। तो यदि हम यूक्रेन के चतुर्थ भाव में इसके 7 साल के गोचर को समझें तो 1 जून 2024 को यह इसके पंचम भाव में प्रवेश करेगा। जब हम पंचम भाव की बात करते हैं तो चंद्र राशि में पंचम भाव वृषभ का है, तो वृषभ से हम धन की बात समझ सकते हैं, पुनर्स्थापना की बात समझ सकते हैं। और जब पुनर्स्थापना की बात होगी 2024 के बाद, यूक्रेन की पुनर्स्थापना, चाहे वो नए देश के रूप में हो, चाहे वह रूस के किसी राज्य के रूप में हो, पुनर्स्थापना यूक्रेन की 2024 के बाद प्रारंभ होगी। वहां यूक्रेन को हम ये कह सकते हैं कि उसके जो ग्रह दशाएं हैं वह सुधरेंगी। अब इन सारे घटनाक्रमों को यदि हम गौर से देखें, भले ही यह विश्व युद्ध ना हो, लेकिन पूरे विश्व के ऊपर इस युद्ध का असर बहुत गहरा है। हम इस बात को बहुत गहराई से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की घटनाक्रम है, कोई भी देश इस घटनाक्रम से अछूता नहीं है। हर रूप में देख लीजिए, आप चाहे भारत को ही देख लीजिए। भारत के जितने भी नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, यह भारत की कुंडली है जहां सप्तम स्थान में यह सब गोचर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत की कुंडली में लग्न को देखें तो लग्न वृषभ का है, तो वहां हम इन सब गोचरों को थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से भी देख सकते हैं। तो भारत अपने नागरिकों को वहां से सफलतापूर्वक निकाल पाने में सफल है। अब इसके पीछे या आप प्रधानमंत्री की कूटनीति कह लीजिए या हमारे देश का भाग्य कह लीजिए। प्रधानमंत्री का
नाटो में किसी का साथ ना देना यानी वोटिंग ना करना, न्यूट्रल रह जाना, एक बहुत ही विशेष कूटनीति की ओर संकेत करता है। अभी हमने पिछले दिनों कोई वीडियो ऐसी देखी थी जहां हमारे माननीय मंत्री सिंधिया जी से एक लड़की ने प्रश्न किया था कि मोदी जी ने रूस का विरोध क्यों नहीं किया। वो रूस का विरोध कर सकते थे, तो क्या केवल हमारे देश के विरोध करने से रूस हमला नहीं करता, बल्कि वहां हमारे छात्रों को, जो हमारे देशवासी हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि यह कूटनीति उनकी जान बचाने में काम आई। आप इसे कूटनीति कह लीजिए, राजनीति कह लीजिए, चाणक्य नीति कह लीजिए, यह कूटनीति या राजनीति हमारे देश के नागरिकों को बचाने के लिए काम आई। आज हमारे देश के तिरंगे की जो वैल्यू है, जो सम्मान है, उसका कारण भी यही है कि जहां कोई शक्ति आपके देश को एक मान्यता दे रही है, जहां वो किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं, वहां वह भारतीय तिरंगे को देखकर हमारे भारतीयों की जान बख्श रहे हैं, यह एक अचीवमेंट है हमारे लिए। तो हमने इस पूरे घटनाक्रम को ज्योतिषीय दृष्टि से देखा और यह सभी जो हमने आपके सामने तारीखें रखी हैं, यह हमने यूक्रेन की कुंडली और जो घटनाक्रम है उनके आधार पर रखी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में जो समय उपलब्ध होता है उसमें कहीं थोड़ा हेरफेर होता है, तो इन तारीखों को हम दशाओं महादशाओं के हिसाब से भी अगर लेकर चलें तो हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करने का अधिकार है। आप भी समझ सकते हैं, आप ही की कुंडली हम लेते हैं और यदि उसके अंदर 1 मिनट का डिफरेंस आता है तो आपकी दशाएं, महादशाएं, सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशाएं, यहां तक की जो स्थितियां हैं उनके अंदर तारीखों का बदलाव हो जाता है। तारीखें आसपास ही रहेंगी, लेकिन यह 100% सत्य है कि यह लड़ाई अभी जल्द तो खत्म होने वाली नहीं है। राहत बीच में मिलेगी, लेकिन एक देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद आशा है कि हमारे द्वारा जो उपलब्ध जानकारी है, जो गोचर है, आप उन्हें टैली करेंगे, समझेंगे और यदि आपको हमारे द्वारा दिया गया पूरा विवरण कहीं भी सटीकता के नजदीक लगता है, गहराई को छूता हुआ लगता है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उसके बाद में चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं आपको समय से प्राप्त हो सके। हम यहाँ ज्योतिष ज्ञान से संबंधित बातें ही करते हैं और हम यहाँ किसी प्रकार के टाइटल में हेर फेर भी नहीं करते हैं। हमें भड़कते हुए टाइटल देकर किसी अनचाहे व्यक्ति को हमारी ओर आकर्षित नहीं करना है। हम यहां सिर्फ ज्ञान देना चाहते हैं और उस ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। इसलिए हम किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं चाहते हैं। अगर हमारे पास में लोग कम होंगे कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे होंगे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं वो बिल्कुल दिल से सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि जहां हम किसी भी फालतू की बात को अपने वीडियो में न डालते हुए, किसी भी फालतू बात को अपने वीडियो के टाइटल में न डालते हुए आप लोगों से सच्चे ज्ञान को लेकर रूबरू होते हैं। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।